एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपना फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार ये कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो और इसके सारे टॉपिक्स देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन आई। तो आंखों के बारे में और आंखों का क्या कहना, तो क्या होती हैं, एक सबसे कीमती हिस्सा कह सकते हैं पूरे शरीर का। और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और यहां पे एक लेंस होगा, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है ह्यूमन आई का। और यहां से नर्व सेल्स रहती हैं जो कि ब्रेन में गई रहती हैं। इस हिस्से को रेटिना बोलते हैं। और इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं कांचाभ द्रव। और बहुत ही क्लियर लिक्विड होता है, ये होता है कांचाभ द्रव। और ये लेंस होता है, ये सिलियरी मसल्स होते हैं ना, सिलियरी मसल्स या फिर जो कोशिकाएं होंगी या ऊतक, जो भी बोले हम, सिलियरी है ना या। और इस ऊपर वाले हिस्से को कॉर्निया बोलते हैं, जो आंखों में बिल्कुल एकदम ऊपरी हिस्सा होता है, पारदर्शी, जहां से प्रकाश अंदर जाता है, उसके ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और जहां से प्रकाश इसमें अंदर जाता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पुतली। तो ये सारे हिस्से हो गए ह्यूमन आई के। और एक चीज हमको याद रखना है कि प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है, और रेटिना पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनता है, और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो उसको सीधा करके देखता है। तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ही बनता है। और यहाँ पे अगर ये मार्कर इस तरह से रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे वो इस तरह से बनेगा, और ब्रेन इसको फिर अपना सीधा करके देख लेता है। तो ये बनने का प्रोसेस होता है। और कुछ इस तरह से कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, और ये ऐसा आंखों में बनेगा। और एक यहाँ पे होता है अंध बिंदु, एक होता है पीत बिंदु। ये अंध बिंदु, और एक यहाँ पे होता है पीत बिंदु। तो ये स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल बेसिक सा। और आंखों के जो दोष होते हैं ना, दो तरह के दोष होते हैं, दो नहीं बल्कि तीन तरह के। एक दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, और एक जरा दृष्टि दोष। तो ये होता क्या है, मतलब जितना भी होता है सारा दोष आंखों का ही होता है। दूर में क्या होता है, तो ये 2 नंबर का या लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है या फिर निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर, एक चीज यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना, दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में भी उल्टा ही होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। इसी का उल्टा दूर दृष्टि दोष में होगा। निकट में हमको क्या याद रखना है, निकट की चीजें दिखाई पड़ेंगी, दूर की क्लियर नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देंगी, निकट की क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये 2 तरह के दोष होते हैं। एक और होता है जरा दृष्टि दोष। अब आंखों की खास बात ये होती है कि जब हम दूर की चीजें देख रहे होते हैं या फिर जब नजदीक की चीजें देख रहे होते हैं, तो ये जो मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स, ये जो
पेशियां होती हैं जिनके जहां से प्रकाश आंखों के अंदर जाता है, इन पुतलियों का काम ये होता है कि ये घटती और बढ़ती हैं और उस हिसाब से इस लेंस की फोकस दूरी भी घटती और बढ़ती है। ये एडजस्ट कर लेता है, मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, जिससे जब हम दूर की चीजें देख रहे होते हैं तो उस हिसाब से फोकस दूरी एडजस्ट होती है, और जब नजदीक की चीजें देख रहे होते हैं तो उस हिसाब से होती है। और इसी को नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं। मतलब आंखों की सिलियरी कोशिकाएं फोकस दूरी को स्वतः बढ़ा और घटा सकती हैं। नेत्र की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि ये नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। मतलब एक आदमी जब 40 या 50 पार कर जाता है तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, तो वो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो ये उम्र के साथ होता है, और ज्यादातर जो टीनेजर्स या और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दृष्टि दोष होता है वो दूर दृष्टि दोष होता, वो उनके में निकट दृष्टि दोष होता है। मतलब उनको निकट की चीजें क्लियर दिखाई पड़ेंगे लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, टीनेजर्स या फिर। और जो एजेड लोग होते हैं उनको निकट की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं, तो उनको दूर दृष्टि दोष होता है। और उन्हीं लोगों को जरा दृष्टि दोष भी होता है। तो ये दोष हो गए। और दोष के निवारण क्या होते हैं ना, कारण और निवारण देखेंगे तो दो तरह के दोष हमने देखे, कौन कौन से। एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हमने बात कर लिया कि दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी और नजदीक की चीजें क्लियर दिखेंगी। इसमें इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब इसके करेक्शन के लिए, है ना। ये होता है मायोपिया और वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। और अवतल और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। जो आपको ये लेंस दिख रहा है ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का शेप कैसा होता है, इस तरह से होता है। मतलब बीच में पतला रहेगा और किनारों पे मोटा रहेगा, तो ये अवतल लेंस। तो इस तरह से करेक्शन किया जाता है। और कारण क्या होते हैं इसके, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के पहले, सॉरी, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, जिससे वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, जिससे वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। इसी में सुधार करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या सिचुएशन बनती है निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। तो ये आंखें होंगी, और अगर दूर यहां पे ये लेंस है आंखों का। अगर निकट दृष्टि दोष है तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो पहले ही यहां पे कट जाता है, रेटिना के पहले ही कट जाता है। इसको कटना रेटिना पे चाहिए था लेकिन ये पहले ही कट जाता है। ये होता है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के बाद जाके कटता है। तो कुछ इस तरह से ये आंखें होंगी ऐसी, और यहां पे फिर लेंस होगा, और ये जो कटेगा ये रेटिना के बाद जाके कटता है। अब इसको सही कैसे किया जाए, तो अब हमको पता है कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनको वो डाइवर्ज कर देता है। मतलब
दूर इस तरह से मुड़ जाती हैं, कुछ इस तरह से प्रकाश की किरणें आएंगी और ये कुछ ऐसी चली जाती हैं। ये प्रकृति होती है अवतल लेंस की। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको हमको अगर हम इसको और डाइवर्स कर दें और भी ज्यादा अपसारित कर दें तो ये यहाँ पे जाके कटने लगेगा, और उसमें उसी का उल्टा और ज्यादा कन्वर्ज कर दें, मतलब और ज्यादा अभिसारित कर दें तो वो रेटिना पे जाके कटने लगेगा। तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जब यहां पे अवतल लेंस लगा दिया जाएगा तो ये प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएंगी और ये इधर, और यहां से फिर ये जाके रेटिना पर ही काटेंगी। तो जो वस्तु होगी वो हमको क्लियर दिखाई पड़ेगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगा देंगे जिससे ये पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगा और यहां से फिर ये आके रेटिना पर ही काटने लगेगा और जिससे चीजें हमको क्लियर दिखाई पड़ने लगेंगी। तो इस तरह से करेक्शन किया जाता है निकट दृष्टि दोष का और दूर दृष्टि दोष का। इसके बाद इसी में मानव नेत्र और फिर दृष्टि दोष में इतना ही है। इसके बाद इसी चैप्टर का जो अगले टॉपिक है वो है रंग बिरंगा संचार, है ना। यहाँ पे हमको रंगों के बारे में पढ़ना है कि व्हाइट लाइट से हम शुरू करेंगे और हमको यहाँ पे प्रिज्म के बारे में पढ़ना और 3-4 घटनाएं होती हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर से हमको मिलेगा और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन मिलेगा। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन मिलेगा। और वर्ण विक्षेपण एक टर्म आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ना। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब शीशे का बना होता है जो कि नीचे से आयताकार रहेगा और त्रिभुज के जैसा दिखाई पड़ता है और कुछ इस तरह का शेप होता है प्रिज्म का, ऐसा दिखाई पड़ता है और ये पूरा का पूरा शीशे का बना होता है। अब इस प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है और सफेद मतलब व्हाइट लाइट की हम बात कर रहे हैं। जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में बंट जाता है। इन 7 रंगों में बटने की जो घटना होती है इसी को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो अब जो रंग बिरंगा संसार है उस टॉपिक में आते हैं ना, उस हिस्से में इस चैप्टर के, तो वो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल पिछले वाले सारे फॉर्मूले पे ही लगने हैं क्योंकि लेंसेज वही दोनों लगे हैं और लेंस के फार्मूले हमने देख लिए क्या क्या होते हैं। एक बार अगर रिवाइज करना हो तो मिरर के लिए होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, इतने का ही अंतर होता है फॉर्मूले में। फिर रंग बिरंगा संसार, तो इसमें सबसे पहला आएगा प्रिज्म और फिर वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बंट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या सिंपल बोलेंगे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और ये जो 7 रंग होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो विबग्योर से याद रखेंगे हम इसको। जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उसी में ये बंटता है। तो इस तरह से कुछ प्रिज्म होगा और श्वेत प्रकाश यहां से आएगा और ये 7 रंगों में अलग अलग बंट जाएगा। और सबसे ऊपर यहाँ पे रेड होता है लाल, तो इसको विबग्योर से याद रखेंगे, है ना। VIBGYO और R, तो ये 7 रंग होते हैं। लाल और ये ऑरेंज होता है मतलब नारंगी, पीला, हरा, नीला और आसमानी और बैंगनी, है ना। तो
ये 7 रंग, और इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, और सबसे कम जो विचलित होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने रास्ते से विचलित हो रहा है प्रकाश, तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, और सबसे ज्यादा विचलन होता है, जो सबसे ज्यादा रंग सबसे नीचे मिलता है, वो बैंगनी मिलता है। अब यहीं से एक इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्रिज्म के शीर्ष का जो कोण होता है उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं से हमको एक प्रिज्म का फॉर्मूला भी मिलता है अपवर्तनांक के लिए, n इक्वल टू, तो पहले एक बार देख लेते हैं विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण, तो प्रकाश, जब किसी भी प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये इस तरह से इसको निकल जाना था, लेकिन ये इस तरह से ना जाके यहां से कुछ अपवर्तित होगी, फिर यहां से कुछ अपवर्तित होगी। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जितना इसके रास्ते में विचलन हुआ है, जितना ये अपना रास्ता आते टाइम और जहां से फिर गई है उसमें जितने का डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण, और इसको डेल्टा एम या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एम बोल सकते हैं या डेल्टा बोल सकते हैं। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए फार्मूला है। ए है प्रिज्म कोण और डेल्टा एम है विचलन कोण। तो ये प्रिज्म के लिए फार्मूला हो गया। वर्ण विक्षेपण हमने देख लिया क्या होता है, 7 रंग में बढ़ता है। अब 2-3 क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, वो एक तो है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं प्रकीर्णन, एक टॉपिक ये भी आएगा इसमें भी। आसमान का रंग नीला क्यों होता है, या फिर अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, और तारे रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इन सारे टॉपिक से बनने वाले हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण होते हैं और प्रकाश उसमें से गुजरता है, अब हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। तो जब किसी ऐसे माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो जो बड़ी वेवलेंथ वाला होता है ना, प्रकाश तरंगों के रूप में जा रहा होता है, तो उन कणों के द्वारा जो प्रकाश अवशोषित किया जाएगा वो लाल रंग सबसे कम अवशोषित किया जाएगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो ये क्रॉस करके निकल जाएगा। लेकिन जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है वो बैंगनी होता है और वही सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाएगा, और सबसे ज्यादा जो अवशोषित किया जाएगा वही सबसे ज्यादा इमिट भी किया जाएगा, मतलब वही सबसे ज्यादा उत्सर्जित भी किया जाएगा। इसीलिए जब ऊपर हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे जो गैस के एयर के पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, उनमें से जब प्रकाश गुजरता है तब सबसे ज्यादा रंग जो अवशोषित किया जाता है वो बैंगनी किया जाता है ना। और एक एवरेज पूरा मिला करके वो नीला रंग इसीलिए दिखाई पड़ता है, आसमानी इसीलिए दिखाई पड़ता है। सबसे ज्यादा अवशोषित वही होता है तो उत्सर्जित भी वही होगा। इसी को प्रकीर्णन बोलते हैं। और प्रकीर्णन की वजह ये एक ढेर सारे पार्टिकल हैं किसी गैस के, यहां से जब प्रकाश जा रहा होगा तो प्रकाश इसके कई सारे तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में होगा। तो अगर ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है तो इसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी रहेगी, तो ये कुछ ऐसा निकल के जाएगा, है ना। बड़ी तरंगदैर्घ्य का मतलब वेव्स इसकी बड़ी बड़ी रहेंगे। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है और वेव बड़ी है, तो ये पार करके निकल जाएगा, तो कम चांसेस हैं, क्योंकि ये मूव ज्यादा कर रहा है तो कम चांसेस है कि अवशोषित कम होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा। लेकिन जो नीला है वो ऐसे ही जा रहा है, वेवलेंथ कम है, तो ये जाके अवशोषित हो जाने के चांस ज्यादा, और अवशोषित ज्यादा होता है। अवशोषित ज्यादा जो होगा वही ज्यादा
उत्सर्जित भी होगा। इसीलिए, और इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, इसी घटना को। तो किसी ऐसे माध्यम में जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश उन कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता और फिर उत्सर्जित किया जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, और आसमान का नीला होना प्रकीर्णन की वजह से ही होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा और क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो तो व्हाइट लाइट होती है ना, श्वेत प्रकाश होता है। तो फिर जब दोपहर के टाइम पे वो तो हमको सफेद ही दिखता है ना, व्हाइट ही दिखता है, लेकिन सुबह और शाम के समय वो लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो जब सूर्य उग रहा होता है या फिर जब डूब रहा होता है तो हमसे काफी ज्यादा दूर होता है, और वायुमंडल में प्रकाश को बहुत ही ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे सारे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और जो बचा रहता है लास्ट में वो लाल रंग ही बचा रह पाता है, क्योंकि जो छोटे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं वहां पे उपस्थित कणों से। तो बचेगा लाल रंग, इसलिए जो निकलता हुआ सूरज होगा वो लाल होगा, और जब डूब रहा होगा तब भी सेम कंडीशन बनती है। इसका मतलब अगर ये मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है ऐसा और हम यहाँ पे हैं, तो जब सूर्य उग रहा होगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती होगी, लेकिन जब दोपहर में ये इतनी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और जब डूब रहा होता तब भी वही सेम कंडीशन बनती है। अब इतनी दूर से प्रकाश जब आ रहा होगा तो बीच में ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, तो सारे प्रकाश ज्यादातर जो होंगे वो अवशोषित कर लिए जाएंगे उन कणों के द्वारा, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए लाल रंग अवशोषित नहीं होगा और वही बचा रह जाएगा, इसलिए लाल रंग दिखाई पड़ेगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। इसीलिए एक रीजन और ये भी एक क्वेश्चन ये भी है कि जो खतरे के निशान बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो ये बहुत दूर से दिख जाएगा। इसीलिए कहीं पे अगर कोई टावर हो या कुछ भी, उसके ऊपर जो बल्ब लगा होता है या जो लाइट लगी होती है वो रेड कलर की इसीलिए लगी होती है ताकि दूर से ही वो दिख जाए। और नीले रंग का अगर लगा दिया जा रहा है तो बिल्कुल कोई प्लेन आ रहा हो या कुछ भी तो बिल्कुल पास पहुंचने के बाद दिखाई पड़ेगा, और तब तक तो इसीलिए लाल रंग का खतरे का निशान जो होता है वो लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो बिल्कुल इंद्रधनुष में यही कंडीशन बन रही होती है। जो बूंद का शेप होता है, बूंद का आकार वो ऐसा होता है, इस तरह की कुछ बूंद होती है। तो ये वाला हिस्सा प्रिज्म का काम करता है, लेकिन यहाँ पे दो फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। एक तो प्रकीर्णन तो होता ही है, एक और होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो यहां से अपवर्तन होगा और यहां से फिर आंतरिक परावर्तन होने के बाद यहां से ये सातों रंग डूब जाएंगे और वायुमंडल में बहुत सारे बूंदे होती हैं, और उन बहुत सारी बूंदों से सारे प्रकाश जब 7 रंगों में डिवाइड कर लिए जाते हैं तो फिर वो एक सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं। और लेकिन जब हम उसको अर्थ के सरफेस से देखते हैं ना, धरती पर से देखते हैं तो वो एक सेमी सर्कल जैसा दिखाई पड़ता है और उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। अगर कहीं किसी ऊंचाई से देखा जाए तो वो हमको एक सर्कल दिखेगा पूरा का पूरा। तो ये इंद्रधनुष के फॉर्मेशन का होता है। और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष में पूरा का पूरा निर्वात है, वहां पे वायु नहीं है। तो वायु नहीं है मतलब ये सारे पार्टिकल नहीं होंगे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। प्रकाश पूरा का पूरा आता है और पूरा का पूरा गुजर जाता है, और इसलिए वहां पे आसमान का जो रंग होता है वो काला दिखाई पड़ता है, जैसे रात में हमको दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह से और क्वेश्चंस अब इस चैप्टर पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस इसके प्रीवियस जो चैप्टर था वैसे ही लगने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको करेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक टर्म आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब भी इसकी बात करेगा तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। और आंखों को सही करने के लिए जो इमेज हो
वो अगर इनफाइनाइट पे भी बन रहा है ना, अनंत पे भी बन रहा है, तो वो भी क्लियर बनना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं क्या क्या है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो ये कहां पे, तो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि रेटिना पर ही बनता है ना। फोकस हमारा रहेगा कि न्यूमेरिकल पे ज्यादातर। समंजन क्षमता ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या होता है ना। जो आंखों की फोकस दूरी को स्वयं व्यवस्थित करने की क्षमता होती है, उसी को हम नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं। और इसीलिए जब अचानक से हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो थोड़ा देर में हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा होता है, और जब एडजस्ट हो जाता है तब हमको दिखाई पड़ता है। तो लेंस की क्षमता का भी हमने फॉर्मूला देख लिया है। और एक होता है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, है ना। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अग्रिम सूर्योदय और एक मतलब जो सूर्यास्त होता है बाद में, वो क्यों होता है। हाँ, और तारों की आभासी स्थिति, है ना। तारे जहां पे होते हैं एक्चुअल में वहां पे हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, हम एक वर्चुअल पोजीशन उनकी देख रहे होते हैं, एक आभासी स्थिति देख रहे होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो वो भी देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और फिर क्योंकि जो वायु का घनत्व है वायुमंडल में, वो घटता बढ़ता रहता है, और जब घनत्व बढ़ जाता है तो प्रकाश कम हो जाता है, प्रकाश का आना। और जब घनत्व बढ़ जाता है तो कम होगा, और जब घनत्व घटेगा तो प्रकाश ज्यादा आंखों में प्रवेश करेगा। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, और तारे हमेशा एक बराबर ही प्रकाश दे रहे होते हैं। तो एक होता है कि एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो हम नहीं डिफाइन कर सकते। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक तारा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस के ऊपर ढेर सारे लेयर होंगे एयर के, और यहां से जो भी प्रकाश आएगा, यहां से आके ये सरल मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा। और जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे फिर और झुकेगी, और डेंस होता जाएगा, और डेंस होता जाएगा। तो ये जो हमको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो तारा है वो कुछ यहाँ पे है। तो इसलिए हमको वर्चुअल पोजीशन दिखाई पड़ती है तारों की। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन रहा कि किस तरह से जो तारा यहाँ का जो तारा वो हमको यहाँ पे क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमको यहाँ पे लग रहा है कि जो हमारे आंखों में प्रकाश आ रहा है वो यहां से आता दिख रहा है, इसलिए ये तारा हमको यहीं पे दिखेगा। तो ये वजह होती हैं। कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल भी देखते हैं इसके जो भी आ चुके हैं। तो एक है कि लेंस, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। अब निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वो अवतल लेंस से किया जाता है। और फोकल लेंथ इसकी जो दी गई है 50 मीटर दी गई है। 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो फोकल लेंथ 50 रहेगा ना। और लेंस की क्षमता पूछा गया है, तो अवतल लेंस अगर है तो अवतल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब f इक्वल टू -50 मीटर, और क्षमता पूछा गया तो ये होता है 1/f। तो 1/-50 करेंगे तो कितना आएगा माइनस, और ये अगर 0.02 डायोप्टर, ये कुछ लेंस की क्षमता हो जाएगी। इस क्षमता का लेंस उसे अपने आंखों में लगाना, मतलब चश्मे में लगवाना चाहिए अपनी दृष्टि को सही करने के लिए। और
सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही पैटर्न पर हैं जो भी आए हैं, और वो मेरा जो हमने पहले चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल देखे हैं उसी पे ही है। तो ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। नेक्स्ट 2 चैप्टर बचे हैं, वैद्युत और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।